गुड आफ्टरनून मैम। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कुंदन सिन्हा, कुंदन सिन्हा कौन है भाई? कुंदन सिन्हा, करिश्मा, तेजस्वी, आप, पृथ्वी। पृथ्वी कभी क्लास नहीं करता है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा मुझे रिपोर्ट लेना होगा। चलो, शैल वी स्टार्ट? तो स्टार्ट किया जाए क्लास। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक? देखो बच्चों, ये टॉपिक बहुत टेक्निकल टॉपिक है ना, बहुत टेक्निकल टॉपिक है। इसमें अगर तुम एक भी फीचर भूल जाओगे ना, तो फिर अगर एमसीक्यू आएगा या अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ठीक इसके बाद जो बजट सेट है, बजट सेट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। लेकिन बजट सेट, इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन तीनों टॉपिक का मिक्सचर है लास्ट टॉपिक। तो जब तक समझ में नहीं आएगा ये एक एक लाइन, तो उसको एकदम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए क्लास मिस एकदम नहीं करना है ना। चलो, मैं कैमरा शेयर कर रही हूँ ताकि तुम लोग मैम कल आपने इंडिफरेंस कर्व का भेजा था क्या? नहीं, कल कौन नहीं भेज पाई थी। कल मैंने क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का केवल कंटेंट भेजा था, है ना। तो आज मैं इंडिफरेंस का टॉपिक भेज दूंगी डिटेल में, ठीक है। एंड टुडे यू विल गेट योर मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लेट्स स्टार्ट let's see this topic once again. Properties of indifference curve. We have seen downward sloping feature. Indifference curve is always downward sloping, and indifference curve is convex to the point of origin also, that we have completed. And third was the every right hand side IC gives the higher level of satisfaction to the consumer. About this feature I would like to explain it once again, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो मैंने समझाया था मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। चलो, यहाँ देखो, इस टॉपिक को तुम लोग पहले ध्यान से देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखना। ये कल मैंने तुम लोग को समझाया था, ठीक है। नहीं समझ में आया भूल जाओ, अभी छोड़ो उसको, मैं फिर से बता दूंगी। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व जब भी हम लोग ड्रॉ करते, थोड़ा सा ये अजीब टाइप का लुक हो गया है बहुत लिखते लिखते, लेकिन तुम लोग इसको ध्यान से देखो। जब 1 and 12, 2 and 8, 3 and 5, 4 and 3, 5 and 2, these are the 5 combination. These are the 5 combination. Every combination right from A to A give equal level of satisfaction. ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर कहीं लिखा था, ये देखो मैंने लिखा था इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एवरी कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E will give equal level of satisfaction to the consumer, so he will select anyone out of it. कोई भी एक वो चुन सकता है। ये मैंने कई बार तुम लोग को बताया, इसलिए तुम लोग अच्छी तरह से दिमाग खुला रखो, कान खुला रखो और इसको समझो बच्चों। अगर 5 कॉम्बिनेशन है, every combination will give you equal level of satisfaction, due to which you can select any one out of it, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो मैं देखो यहाँ पर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का कर्व आता था ना, इस तरह का कर्व आया था। जब ये कर्व आया था तो यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, मैं ये बताना तुम लोग को भूल गई थी इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट डी, और मान लो यहाँ पर पॉइंट ई है। भाई ये पॉइंट कहाँ से आया? ये पॉइंट कहाँ से आया? These points come from this combination. When we show this value on the diagram, we will get these points A, B, C, D, E, ठीक है। यहाँ पर 1, 12 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर 3 और कितना है, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर 2 और 3 का 5 और 2 का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। 5 और
दो का कॉम्बिनेशन था। चलो ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, बहुत सीरियसली इसको मत लेना, ठीक है, कि मैम कैसे ड्रॉ कर रहे, केवल काम से काम रखना है, ठीक है। लुक छोड़ दो, लुक तो बहुत खराब है, डायग्राम का लुक बहुत बेकार है, छोड़ो। क्या करना, ये 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑल दीज 5 कॉम्बिनेशन गिव्स अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, है ना। अब चाहे तो तुम ए पर रहो, सी पर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चुन लो, कोई भी चुन लो। तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऑल कॉम्बिनेशंस विल गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये मैं बता चुकी हूँ। मैं पेज टर्न कर रही हूँ, यहाँ पर देखो, जब जब इसको मैंने ड्रॉ किया तो मुझे ये कर्व मिला, ठीक है। जब मैंने इसको ड्रॉ किया, दूसरा ये IS है, इंडिफरेंस शेड्यूल है, जब मैंने इसको ड्रॉ किया, IS1 है, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये मिला, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो IC2 मिला, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली IC2 IC1 के ऊपर रहेगा, IC2 IC1 के ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि बच्चों ये 1 12 है, ये 2 13 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 तो 1 से अबव रहेगा, तो या 2 जो है वो 1 से अबव रहेगा, सिंपल सी बात है। 12 जो है और यहाँ पर 13 है, तो 13 12 से ऊपर रहेगा, तो 2 और 13 1 और 12 से ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, बोलो हाँ रहेगा, बिल्कुल बोलो, रहेगा कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, इसका मतलब है 2 and 13, these two values are more than 1 and 12, so it will be above, it will be above this point। तो IC2 का ये पॉइंट IC1 के इस पॉइंट से ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 12, यहाँ पे 2 13, यहाँ पर 2 8, 2 8, यहाँ पर 3 9 होगा, यहाँ पर 3 5 है, तो यहाँ पे 4 6 होगा, मतलब इन एवरी कॉम्बिनेशन IC2 will be more than IC1, so it will be drawn above this curve। ये कर्व इस कर्व से ऊपर रहेगा, क्योंकि इस कर्व में वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली। Similarly, IC3 will above IC2 because in IC3 X and Y, value of X commodity and Y commodity are more as compared to IC2, so it will be drawn above IC3। इसका मतलब शॉर्ट में समझो, इसका वैल्यू इस वाले से कम, इसका वैल्यू इस वाले से कम, इसका वैल्यू इस वाले से कम, यानी कि हर दाएं साइड वाला आईसी में क्वांटिटी ज्यादा होगा, सिंपल ग्राफ है ये। तो हर ऊपर वाले आईसी में पिछले वाले आईसी की तुलना में क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी है, तो 1 12 से ज्यादा 2 13, 1 12 से ज्यादा 2 13 है, इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, 2 13 को मैं सेलेक्ट करूंगी, तो इट विल गिव higher level of satisfaction, it will give higher level of satisfaction because this bundle is containing more quantity of x1 and x2, this bundle is containing more quantity of x1 and x2, it is 2, it is 13 and it was 1, it was 12, तो ये ज्यादा है इससे और ये ड्रॉ होगा ऊपर, है ना। ऐसे यहाँ पर है 2 और 8 है सेकंड वाला ऑप्शन, और यहाँ पे 3 और 9 है, तो यहाँ पे 3 और 9 हो गया, तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हर बार होगा ना भाई ज्यादा। इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये ऊपर ड्रॉ होगा, इसका जो कर्व है वो नीचे ड्रॉ होगा। ये ऊपर ड्रॉ किया क्योंकि इसमें वैल्यू ज्यादा, ये नीचे ड्रॉ किया क्योंकि इसमें वैल्यू कम, इसीलिए हर राइट हैंड साइड वाला आईसी लेफ्ट हैंड साइड वाले आईसी के कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ये, इससे कम सेटिस्फेक्शन इसमें मिलेगा, इससे कम
कम सेटिस्फेक्शन इसमें मिलेगा क्योंकि इसमें सबसे कम क्वांटिटी है, इससे ज्यादा क्वांटिटी इस वाले आईसी में है, इससे ज्यादा क्वांटिटी इस वाले आईसी में है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। गुड, बेटर, बेस्ट लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, है ना। गुड, बेटर और यहाँ पर हो गया बेस्ट। ये IC1, ये IC2, ये IC3, है ना। सबसे अच्छा ये, इससे खराब ये, इससे खराब ये। खराब नहीं मतलब ये अच्छा है, उससे अच्छा ये, सबसे अच्छा ये। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो एवरी राइट हैंड साइड IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अगर पूछा जाएगा क्यों, why every right hand side IC gives higher level of satisfaction to the consumer? Answer is because every right hand side IC contains a higher value or the more value of both commodity X and Y. क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? देखो Yes, ma'am. प्रॉपर्टी था, तीन फीचर था। डाउनवर्ड स्लोपिंग, IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि जब Y कम करेंगे तभी X बढ़ेगा, Y कम करेंगे तभी X बढ़ेगा, ये पुश करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो ये डाउन हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, इसीलिए ये आगे बढ़ेगा, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट इज कन्वेक्स, ये कन्वेक्स होगा क्योंकि MRS डाउनवर्ड होता है, MRS डिक्रीजिंग होता है। अब मैं यहाँ फ्लैशबैक में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में ही हैं, तो थोड़ा मुझे फास्ट करना पड़ेगा। थर्ड हो गया एवरी राइट हैंड साइड गिव्स हायर लेवल ऑफ ट्यूमर। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इफ यू शो ओनली वन IC इन द ग्राफ, मैंने छुपा दिया इन दोनों को, ठीक है। इफ यू शो ओनली वन IC ऑन द ग्राफ देन इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। When you draw several ICs in one diagram, then it is called IM, that is indifference map. ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। अगर तुम केवल एक ड्रॉ करते हो, एक IC ड्रॉ किए तो इसको इंडिफरेंस कर्व ही कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे ICs को ड्रॉ कर दिया देन इट विल बी कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जैसे हम लोग मैप में या ग्लोब में नहीं बहुत सारे कंट्री को देखते हैं, यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर बांग्लादेश है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, तो वो मैप हो गया। Similarly, indifference map means when a family of indifference curves are drawn together. जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व के फैमिली को जब शो करते हैं एक ही डायग्राम में तो वो इंडिफरेंस मैप हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, whereas the single IC is called इंडिफरेंस कर्व। क्लियर हो गया सबको? ये देखो, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, मैंने कर्व ड्रॉ किया, सिंगल कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस मैप है, ये इंडिफरेंस मैप है, ये इंडिफरेंस मैप है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. यस मैम। लास्ट फीचर बच्चों, हाँ ठीक है, आप देखो लास्ट फीचर है, लास्ट है। मैं देख रही हूँ उन बच्चों का नाम जो कि कभी क्लास में नहीं आते हैं, जैसे मैं पहचान रही हूँ इसमें ये सब बच्चे नहीं आते हैं। चलो ठीक है, देखो बात करना पड़ेगा उनसे। फोर्थ फीचर, ये फोर्थ फीचर हो गया, ठीक है। फोर्थ फीचर, टू ICs, टू इंडिफरेंस कर्व्स, टू ICs नेवर intersect, never intersect, two ICs never intersect, this is the last feature। दो IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो मान लो ऐसे करके, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, सब पता है, सारा फॉर्मेलिटीज तुम लोग को पता है, और ये वाई हो गया, है ना। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, ये IC1 है, ये IC1 है, ठीक है। और ये मैंने मान लो कि इंटरसेक्ट करा दिया, ये हो गया IC2, इट इज IC2। तो टू ICs आर देयर, IC1 IC2। यहाँ जहां क्रॉस किया मैंने इसका नाम लिख A, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया B, और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया C, ठीक है। आप देखो एट IC1 A and B points are there। देखो at IC1 A and B points
आर लोकेटेड, ए बंडल बी बंडल, इसमें भी एक्स वाई होगा कमोडिटी, इसमें भी एक्स वाई कमोडिटी होगा, ठीक है। बिकॉज ए एंड बी आर लोकेटेड ऑन वन इंडिफरेंस कर्व, सो बोथ विल गिव इक्वल लेवल ऑफ satisfaction. These both will give equal level of satisfaction, equal level of satisfaction, ठीक है। Because both are locating on the same curve. मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा, मैंने ड्रॉ किया, मैंने तुम लोग को बताया था ना कि एक ही इसमें, एक ही बंडल में, अगर एक ही कर्व में, ये देखो ये एक ही कर्व में जितने भी बंडल्स होते हैं, बंडल ए बी सी डी ई, सारे बंडल इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ भी चुन सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को लेकर यहाँ पे समझो कि जब यहाँ पर एक ही पर ए और बी जब ड्रॉ किया हुआ है, ए और बी, तो नेचुरली एक आईसी पर होने के कारण ए और बी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, कोई डाउट नहीं है। ए चुनो तो भी सही है, बी चुनो तो भी सही है, कोई भी एक चुन लो। अच्छा, अब आ जाओ IC2 पर। एट IC2, at IC2 A and C bundles are there, A and C bundles are there, A B IC1 पे थे, A C IC2 पर हैं। तो जब A और B इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक वैसे ही एक IC2 पर, दूसरे IC पर A और C भी है, तो A और C से भी तो इक्वल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A और C भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई A और B इक्वल दे रहा है, A और दे रहा है, तो इसका मतलब B शुड बी इक्वल टू C, B शुड बी इक्वल टू C होगा ना। जब A और B एक है, ठीक है, ऐसे ही A और C एक है, तो इसी तरह से B और C को भी तो इक्वल होना चाहिए मैथमेटिकली, है ना, होगा ना। यहाँ पे A और B एक है, A और C एक है, तो B और C को भी तो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, B और C को इक्वल होना चाहिए। लेकिन भाई इज नॉट इक्वल टू C, B इज नॉट इक्वल टू C, क्यों? इसलिए क्योंकि देखो C यहाँ लोकेटेड है, B यहाँ लोकेटेड है। B जो है, B में इतना और इतना, बहुत ध्यान से देखो, मुझे हर बार इसे 4 से 5 बार समझाना पड़ता है। देखती हूँ कि किसको भाई एक बार में समझ में नहीं आता। अगर एक बार में समझ गए, बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो, अगर मान लो B पॉइंट पर है, तो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 2, सपोज मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 क्वांटिटीज ऑफ Y का 2 क्वांटिटीज है, ठीक है। यहाँ पर मान लो 2 4 मान लो यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम लोग B पॉइंट पर हैं, तो B पॉइंट पर 8 और 2 का कॉम्बिनेशन हुआ 8, X का क्वांटिटी, ठीक है, 2 Y का क्वांटिटी। तो अगर हम लोग B पॉइंट पर हैं, तो 8 और 2 का बंडल तैयार हुआ, ठीक है। अब अगर C पर हैं, तो C पर मैंने ऐसे 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 करके इसको खींच दिया, और मैं इसको ऐसे करके ले आई, यहाँ आई, तो यहाँ पे तो 4 हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब है कि C पर 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बना, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना? 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बना। अच्छा, जब यहाँ पर 8 2 है और यहाँ पर 8 4 है, B में 8 2 का कॉम्बिनेशन है, C में 8, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन है, C में 8 और 4 का है, तो तुम कौन सा चुनोगे? उत्कर्ष बताओ तो, कौन सा चुनोगे? पता नहीं उत्कर्ष क्लास में है कि नहीं है, क्लास में है उत्कर्ष? सी मैम लेंगे, मैम सी लेंगे। हाँ, C लोगे, हाँ गुड। C क्यों लोगे? क्योंकि C में, क्योंकि मैम सी मैम ज्यादा है, मैम क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए। यस गुड, हाँ ज्यादा, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, चलो कोई बात नहीं, सेम है, लेकिन 4 तो इससे ज्यादा है, तो C तो मेरे लिए अच्छा होगा ना, बिल्कुल अच्छा होगा। तो C मैंने चुन लिया, लेकिन भाई C चुना, तो C का मतलब है कि जब A और B एक IC पर है, तो A और C दूसरे IC पर है, ठीक है। तो A और B इक्वल है, A और C इक्वल है, तो B और C को भी तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कहाँ इक्वल है? इक्वल नहीं है। तुम लोग एग्जाम्पल में देखो, C तो इसके कंपैरेटिवली अच्छा है,
अच्छा है ना? तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। जब A Yes, इक्वल ma'am. टू B है, A इक्वल टू C है, तो C शुड बी इक्वल टू B, लेकिन C इज नॉट इक्वल टू B। तो ये तो थोड़ा सा अजीब तरह का ये हो गया, बिल्कुल ये तो ट्रेजेडी वाला ये तो हो गया, ये तो ट्रेजेडी हो गया। यस मैम, हाँ, तो इसका मतलब ये कैंसिल है, रॉन्ग है। ये कैंसिल है। हाँ, ये नहीं होता है, ठीक। यस मैम, रॉन्ग है। टू आइसिस विल नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, ये रॉन्ग है, दो आइसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये क्या होगा, हमेशा पैरेलल, देखो ऐसे और मतलब लाइन में चलेगा, अपने अपने लेन में चलेंगे। जब बाइक चलाते होगे तो क्या करते हैं, ये अपनी लेन में जाएगा, ये अपनी लेन में जाएगा, दूसरे के लेन में जाएगा तो टक्कर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ फीचर एंड द लास्ट फीचर इज टू आइसिस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, क्लियर? चलो, आईसी Yes, आईसी ma'am. टॉपिक इज ओवर, आईसी इज ओवर, खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ लास्ट टॉपिक, बजट से। बजट से, है ना, कर रही हूँ। अब इसमें मुझे तुम लोग को एक चीज सिखाना है, बहुत ध्यान से देखना। लास्ट टॉपिक, राइट इन योर कॉपी, बजट सेट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। चलो माय गॉड, ये बहुत दिन से चल रहा है, खत्म हो जाएगा। लगता है कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कल के बाद ना थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा करके फिर स्टैटिस्टिक शुरू कर देना होगा। परसों से स्टैटिस्टिक शुरू करेंगे हम लोग सारे लोग, है ना। तो कल तक चलेगा ये, और हम लोग परसों, फिर तुम लोग परसों स्टैटिस्टिक की बुक लेके बैठना, एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग को मिलेगा। मीन मीडियन मोड तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, लेकिन इस बार मीन मीडियन मोड तो है ही, लेकिन मीन मीडियन मोड के पहले स्टैटिस्टिक का पूरा हिस्ट्री जानोगे, जो कि तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। बजट सेट। बजट सेट, सबसे पहले सबको कि भाई बंडल क्या होता है ना। बंडल क्या होता है सबको पता है। बंडल मीन्स अ सेट ऑफ टू कमोडिटी, सेट ऑफ टू कमोडिटी इज कॉल्ड बंडल, लाइक 0 and 1, ठीक है, 10 और 12, ठीक। फिर यहाँ पे 40 और 50, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और 4, तो these are called bundles, these are called bundle. Bundles means two commodity children, two commodity, एक हो गया X1, एक हो गया X2। ये X1 मान लो ये हो गया एप्पल, ये हो गया एप्पल, और ये मान लो हो गया ये ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये ऑरेंज हो गया। एप्पल 0 खरीदा मैंने, नहीं खरीदा। 1 kg ऑफ ऑरेंज खरीदा, 10 kg ऑफ एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल, 40 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। तो these are X1 and these are X2। तो तुम चाहे तो इसको X1 बोलो, X2 बोलो, X1 X2 बोलो, या तुम A भी बोल सकते हो, या तुम X और Y बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। नाम कुछ भी हो, नाम से मतलब नहीं, हम लोग को काम से मतलब है। तो लेकिन मैं वर्ड इस्तेमाल करती हूँ X1 और X2, ठीक है। चलो, these are also called the consumption bundle, these bundles are also called consumption bundle, ठीक है। देखो, अच्छा यहाँ पर क्या है, एवरी डे वी बाय सेवरल टाइप्स ऑफ कमोडिटी, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ, टीवी, एसी, स्टेशनरी। तो वी बाय several commodities in our day-to-day life, but for the sake of convenience we have to assume that only two goods are very essential, so we are spending our money mainly on these two commodities. That's why we have taken the example of only two commodities, ठीक है। हम लोग हर दिन बहुत सारा सामान खरीदते हैं, दूध है, फल है, सब्जी है, बहुत कुछ खरीदते हैं। पिज्जा भी खाना है, लेस भी खरीदते होगे, मैगी भी खाते होगे, बहुत कुछ खरीदते हो। लेकिन भाई हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि दो कमोडिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एक सब्जी है, दूसरा चावल है, हो सकता है, तो हम लोग अपनी स्टडी को सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, कन्वीनियंस देने के लिए, हम लोग केवल दो गुड्स का एग्जाम्पल लेंगे, X1 और X2, X1 एंड X2, ठीक है। तो ये पूरा X1 है, ये पूरा X2 है, इसीलिए हम लोग हर बार केवल दो कमोडिटी का नाम लिखेंगे, X1 और X2, A या B, X और Y, जो भी है। तो हाँ, जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोगों ने मान लिया कि दो सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग अपना सारा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग परचेज करते हैं, मार्केट जब जाते हैं, तो वी हैव टू थिंक ऑन टू फैक्टर्स वेरी सीरियसली,
ठीक है, टू डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, टू डिटरमाइनिंग factors. If we go to the market to buy X1 and X2, we have to think about two deciding factor. क्या क्या है वो determining factor? First of all, prices of two commodity X1 and X2. दूसरा है income, money income. हम लोग इकोनॉमिक्स में ना इसको मनी इनकम बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर मनी इनकम लिख रही हूँ। ठीक है, जब भी सामान तुम खरीदने जाते हो तो दो चीज के बारे में हम लोग ध्यान रखते हैं। पहले क्या पूछते हैं कि भैया ये कितने का सामान है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी दो सामान खरीदने जा रहे हैं तो उन दो सामान का हम लोग पहले दाम पूछते हैं। जब वो दाम बता देता तो फिर हम लोग अपना पॉकेट चेक करते हैं कि मेरे पास इतने पैसे है कि नहीं, होता है कि नहीं, ये चीज सिंपल चीज है। तो दीज टू आर कॉल्ड द डिसाइडिंग फैक्टर्स और डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच वी कैन डिसाइड दैट हाउ मच वी हैव टू बाय, हमें कितना खरीदना है, 40 केजी, 50 केजी, 0 केजी, 1 केजी, कितना खरीदना है, ये हमें बताएगा कौन, दोनों सामान का प्राइस, और हमारे पॉकेट में कितना पैसा है वो बताएगा। तो दीज टू आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ द बंडल। ठीक है, ये तो हो गया। अब सुनो, अब इसी के बाद तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट, व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट। तो अब तुम लोग पहले क्या करो, तुम लोग एक किताब देखो, बजट सेट, बजट सेट, बजट सेट देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ, बजट सेट देखो, और बहुत ध्यान से देखो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये नहीं हिले कैमरा, क्योंकि जितना हिलता तुम लोग को प्रॉब्लम होता होगा। देखो, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल चिल्ड्रन, पॉसिबल जो खरीद सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, possible combination of the two goods, that is X1 X2, two goods which a consumer can afford, तुम जो afford कर सकते हो तभी तो वो possible हुआ तुम्हारे लिए। given his income and prices in the market, given his income and prices in the market, so income and prices, इन दो जो कि डिसाइडिंग फैक्टर्स है, इन दो को देखते हुए तुम जितने बंडल्स को अफोर्ड कर सकते हो, जितना तुम खरीद सकते हो, उन सारे बंडल्स को बजट सेट कहते हैं, उन सारे बंडल्स को बजट सेट कहते हैं। जैसे मैं खरीद सकती हूँ 01 का, 02 का, 10 का, 20 का, 11 का। तो अच्छा, ये कैसे बनाया जाएगा मैं बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ तुरंत। तो अभी तुम लोग खाली इतना समझो कि बजट सेट होता क्या है। बजट सेट मीन्स ऑल पॉसिबल बंडल्स or all possible combination which you can buy, you can afford with your income, with the price of that commodity, that is called budget set। बात समझ में आया? बजट सेट क्या है, तुम कितने बंडल को खरीद सकते हो अपने पैसों से और उसके प्राइस को देखते हुए, उसी को बजट सेट कहते हैं। ठीक है, बट हाउ इट इज मेड, ये बनता कैसे, ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है। और इसी बजट सेट को अगर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ऊपर ले जाऊंगी तो क्या मिलेगा, बजट लाइन मिलेगा, बजट लाइन मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि तुमको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग देख लें कि बजट सेट क्या होता है। ठीक है, कैसे बनता है। देखो यहाँ पर ना एग्जाम में देखो इस तरह का आता है क्वेश्चन, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन, बजट लाइन बताओ क्या होता है। अगर एक तुम्हारे पास 20 रुपीज है, एक का प्राइस 4 रुपए है, दूसरे का प्राइस 5 रुपए है, तो हाउ मेनी बंडल्स यू कैन बाय, ऐसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं तुम्हें उसी को भी सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, देखो पहले से बना के रखी हूँ, देखो तुम लोगों के लिए, क्योंकि टाइम लगता है ना। मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो कॉमोडिटी X1 है, इसका प्राइस है 4 रुपीज 4। ठीक है, कॉमोडिटी X2 है, इसका प्राइस ₹2 है ना। और M जो है, M यानी मनी इनकम, हम लोग डेली लाइफ में इसको इनकम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में मनी इनकम कहा जाता है। तो मनी इनकम कितना है, मान लो तुम्हारे पास 20 रुपीज है, 20 रुपीज है। ठीक है, तो 20 रुपए तो मार्केट लेके गए, मनी इनकम बच्चों इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मनी इनकम तुम्हारा इनकम नहीं है, ये वो पैसे है जो कि तुम मार्केट लेके गए खरीदने के लिए सामान।
ठीक है। तो एक्चुअली 20 rupees इज द मनी विच यू आर टेकिंग टू द मार्केट टू बाय दीज टू गुड्स, बट इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड मनी इनकम। तो x1 4 रुपए, x2 2 रुपए का है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन से ये बताओ कि हाउ मेनी बंडल्स यू कैन बाय, हाउ मेनी बंडल्स यू कैन बाय। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको समझाने में। देखो फॉर्मूला ऑफ बजट, फॉर्मूला ऑफ बजट सेट, यहाँ मैं देखो लिख रही हूँ P1, मैं फिर से लिख रही हूँ क्योंकि ये बजट लाइन का फॉर्मूला है। P1 Q1 प्लस P2 Q2, either it should be less or equal to M. P1 Q1, it is the set, देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, it is the formula of budget set। लिखो इसको तुम लोग अपने कॉपी में, तो लेटोगे नहीं कोई, बैठोगे। P1 Q1 plus P2 Q2, either it should be less or equal to M, money income. It is the formula of budget set, ठीक है। And it is the formula of budget line, जो कि तुम लोग को दिखाया था मैंने, लेकिन अभी इसको छोड़ो, अभी इस पर फोकस करोगे, अभी इस वाले पर फोकस करना है, ठीक है ना। अच्छा 20 रुपए लेके गए, तो 20 रुपए तुम जब लेके गए तो इन दोनों सामान को Q1 और Q2 दो कमोडिटी है, एप्पल ऑरेंज, तो एप्पल के क्वांटिटी को Q1, ऑरेंज के क्वांटिटी को Q2, एप्पल के प्राइस को P1, ऑरेंज के प्राइस को P2, ठीक है। P1 is the price of quantity, P1 is the price of quantity फर्स्ट कमोडिटी, ये एप्पल का क्वांटिटी, एप्पल का प्राइस, ऑरेंज का क्वांटिटी, ऑरेंज का प्राइस, एप्पल का क्वांटिटी, एप्पल का प्राइस, ऑरेंज का क्वांटिटी, ऑरेंज का प्राइस। या तो इन दोनों पर खर्च 20 रुपए के बराबर हो तो भी चलेगा, या इन दोनों पर जो एक्सपेंसेस होगा, जो खर्च होगा, वो मनी इनकम से कम होना चाहिए। बात समझ में आया। 20 रुपए लेके गए, इस पे खर्च हुए मान लो हुए 10 रुपए, ठीक है, और इस पे 4 रुपए, ध्यान से सुनो, इस पे खर्च हुआ 10 रुपए, इस पे खर्च हुआ 4 रुपए, ठीक है। तो 10 और 4 हो गए 14, तो 14 रुपीज तुम लेके गए हो 20 रुपए, तो भाई आखिर तुमने खरीद तो लिया दोनों को ना, तो वो तो पॉसिबल बंडल होगा कि नहीं, तेजस्वी बोलो, वो पॉसिबल बंडल होगा कि नहीं होगा? होगा। वो पॉसिबल बंडल होगा ना, क्योंकि तुम 20 रुपए लेके गए, लेकिन तुम्हारा इस पर 10 रुपए खर्च हुआ और सेकंड वाले कम्युनिटी पर तुम्हारा केवल 4 रुपए खर्च हुआ, तो 10 + 4 14 एंड यू हैव 20 रुपीज, तो भी तो काम चला तुम्हारा। तो या तो इन दोनों पर खर्च 14 रुपए 20 रुपए से कम हो तो तुम्हारे बजट में आ गया, या नहीं तो इस पर 10 रुपए, इस पर 10 रुपए, 20 रुपए, तो इक्वल टू एम हो गया, इक्वल टू एम, तो भी तुम्हारा काम चल गया, है ना। लेकिन भाई इन दोनों पर खर्च तुम्हारा 22 रुपए तो नहीं होना चाहिए, 22 रुपए नहीं होना चाहिए, 24 रुपए नहीं होना चाहिए, 100 रुपए नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू हैव ओनली 20 रुपीज एंड यू वांट टू स्पेंड ऑन दिस टू कमोडिटी ₹50। तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कैसे होगा? लेके गए 20 रुपए, खर्च करना चाहते हो 50 रुपए, तो आमदनी अठन्नी है, खर्च कर रहे हो रुपए, तो काम तो नहीं चलेगा तुम्हारा, बिल्कुल नहीं। तो बजट सेट कहता है कि इन दोनों कमोडिटी पर, X1 और X2 पर, जिसका प्राइस 4 रुपए और 2 रुपए है, या तो 20 रुपए से कम खर्च करो इन दोनों पर, या 20 रुपए के बराबर खर्च करो, या तो 20 रुपए से कम खर्च इन दोनों पर, या 20 रुपए से इन दोनों पर बराबर खर्च कर दो, उसी को बजट सेट कहा जाता है। क्या सारे बच्चे समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. Yes? समझ गए तो गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये बजट सेट का फॉर्मूला है, देखो ये 0 क्वांटिटी है X1 का, या Q1, ये Q1 है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एप्पल, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एप्पल। तो यहाँ पे मैंने 0 खरीदा, 0 खरीदा, 0 खरीदा, 0, शायद तुम लोग ये मैच पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी करके, पता नहीं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 है, मैं इसका कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ और मैं पैसा अपना खर्च कर रही हूँ Q2 पर, ऑरेंज पर। तो इसका प्राइस 4 रुपए है, तो 4 × 0 0, 4 × 0 तो 0 0 0 आ गया, एप्पल पर 0 खर्च किया मैंने। अब मैं जो खर्च कर रही हूँ
वो ऑरेंज पर खर्च कर रही हूँ। 1 kg ऑफ या एक एप्पल, एक ऑरेंज 2 रुपए, 2 ऑरेंज, फिर 2 मैंने खरीदा 2 रुपए, फिर 3 मैंने खरीदा 2 रुपए के हिसाब से। तो आखिर ये पूरा एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं यहाँ पर? ध्यान से देखो, मैं अभी कैमरा ऐसे करता कि तुम लोग को समझ में आए। देखो भाई, मैंने एप्पल कुछ नहीं खरीदा, 0 खरीदा, 0 खरीदा, 0 खरीदा इनटू प्राइस, 0 आएगा ना इसका, 0 आ गया, प्लस 2 इंटू 1, तो इस पर 2 रुपए खर्च हुए, इस पर 4 रुपए खर्च हुए, इस पर 6 रुपए खर्च हुए, इस पर 8 रुपए खर्च हुए, इस पर 10 रुपए, इस पर 14 रुपए, इस पे 16 रुपए, इस पे 18 रुपए, इस पे 20 रुपए। ठीक है, दैट्स ऑल। यही तक मैं बढ़ सकता, क्योंकि क्यों, मेरे पास कितने पैसे थे? 20 रुपए, केवल 20 रुपए थे, तो मैं मैक्सिमम खरीद सकती हूँ कितने का बंडल? 0 और 10। देखो मैंने ये बंडल बनाया है, ये बंडल है, बंडल्स है। 01 का बंडल, 02 का बंडल, 03 का बंडल, 00 क्यों लिखा है यहाँ पर खुशी? क्योंकि मैम एप्पल हम लोग नहीं खरीदे। 0 क्यों लिखा है? मैम एप्पल हम लोग क्योंकि नहीं हम लोग ने खरीदे। क्योंकि हम लोगों ने एप्पल नहीं खरीदा, तो 0। 3 4 क्या है? These 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 are quantity of orange। मैंने एक ऑरेंज खरीदा, 2 ऑरेंज खरीदा, 3 ऑरेंज खरीदा, 4 ऑरेंज खरीदा। तो बंडल, देखो बंडल बच्चों ऐसे ही बनता है, पेयर बनाते, पेयर, भले 0 का हो लेकिन पेयर बनेगा। नहीं खरीदा तो 0 लिखो, 01 का पेयर, 02 का पेयर, या बंडल बोलो, 03 का बंडल, 04 का बंडल, 05 का बंडल। तो दीज आर द बंडल, पॉसिबल बंडल्स, दीज आर द possible bundle या possible combination. Why it is possible? Why it is possible? Because we can buy it. अच्छा, मैंने यहाँ पे 0 10 लिख के छोड़ क्यों दिया है? ये डेंजर जोन है। रुको, ये मैं तुम लोग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डेंजर जोन है बच्चों, ये रेड जोन है। इसके बाद नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि यहाँ अगर मैं 2 और 11 लिखती तो कितना आता? 22 आता। हाँ, तो क्या ये तुम्हारे बजट के अंदर है? नो करिश्मा मैम। बताओ। मैम तुम्हारे बजट के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं खरीदेंगे। सो आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग मोर बंडल, मैंने बंद कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्यों? अब मैंने फर्स्ट वाले कमोडिटी का एक एक खरीदना शुरू कर दिया। अब तक तो 0 खरीद रही थी, अब मैं इसका खरीदना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, तो 1 1 1 1 1, नेक्स्ट में लिखोगे 2 2 2 2 2। अब मैंने 3 छोड़ दिया है कि तुम लोग शायद समझ जाओगे। अब मैंने इसको खरीदना शुरू किया 4 इंटू, क्योंकि अब ये तो बंद हो गया, यहाँ तो गेट लग गया। अब यहाँ पे 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1, 4 रुपए क्या है? प्राइस है। 4 क्या है? प्राइस है। 1 1 1 1 हो गया। अब ये 2 रुपए प्राइस है, किसका? ऑरेंज का। और ये पहले की तरह 1, जैसे यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 लिख रहे थे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। ये जैसे ये कंटिन्यूड है वैसे ये कंटिन्यूड होगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने बंद कर दिया यहाँ तक। ध्यान से देखो तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1, तो 4 रुपए खर्च, 4 रुपए खर्च किस पर? एप्पल पर। और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 2 किस पर? ऑरेंज पर। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो पूरा खर्च हुआ दोनों कमोडिटी पर। अच्छा सुनो, एक बात और है, ये P1X, देखो यहाँ पर P1Q1 प्लस P2Q2 है ये बच्चों, ये P1Q1 है, ये P2Q2 है। कैसे? प्राइस इंटू क्वांटिटी 4 रुपए, प्राइस इंटू क्वांटिटी 4 रुपए, तो प्राइस इंटू Q1 4 रुपए हो गया, प्लस P2Q2 प्राइस इंटू Q2, तो ये P2